सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, जैसा हम चैप्टर कर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का लास्ट लेक्चर होगा जो कि होगा टॉर्क पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर, गॉस लॉ पर और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पर। इस प्रकार हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम करेंगे इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ एमसीक्यू जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले टॉपिक होगा हमारा आज का टॉर्क। उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ ईए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए शॉर्ट डायपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। ईए क्या है? ईए इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डायपोल, कहां पर? ऑन इट्स एक्सियल लाइन पर। एंड ईई दैट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट द सेम डायरेक्शन एट द सेम डिस्टेंस, है ना। जैसे कह रहा है कि एक डायपोल है, तो मैंने डायपोल पर दो चीज बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो मैंने कहा था कि एक शॉर्ट डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन और एक इक्वेटोरियल लाइन पर, तो दोनों का एक्सप्रेशन क्या था? तो दोनों का एक्सप्रेशन आपको याद है। तो पूछा कि इन दोनों में रिलेशन क्या होगा अगर दोनों को सेम डिस्टेंस पर रखा गया है। तो मैं बताता कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन पर फॉर्मूला क्या था? 2kp अपॉन r क्यूब, याद होगा आपको, ठीक है। और इक्वेटोरियल लाइन पर क्या था? इक्वेटोरियल लाइन पर सी का फॉर्मूला था kp अपॉन r क्यूब। तो पूछा है बताओ इन दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो सिंपल क्या कर सकते हैं, सिंपल दोनों आपको आप डिवाइड कर लो, ई ए अपॉन यानी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकाल लो। तो कितना हो जाएगा? 2kp अपॉन r क्यूब हो गया एक्सियल लाइन पर, और इक्वेटोरियल लाइन पर हो गया इसका फॉर्मूला हो जाएगा kp अपॉन r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, kp से kp ने को काटा, क्या बच गया? ओनली 2। दिस इंप्लाइज कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट वो होता है 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। तो ये होगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लास्ट ईयर्स भी ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बड़ा ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देख के करना कि यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ गया? आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना हमें जो पढ़ना है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो वहां पर डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, यानी डायपोल प्लेस को करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसा फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और कैसा फील्ड है वो? यूनिफॉर्म फील्ड है। जैसे यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर बहुत सारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि कैसी है? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। इस पर एक डायपोल रखा गया है, तो देखो डायपोल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है। ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक। और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देखा जाए तो यहाँ पर डायग्राम में आपको लेफ्ट साइड अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन डायपोल का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और जबकि इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर पीछे की ओर क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपका हो गया डायपोल। लेट सपोज कि ये जो मैंने कहा था कि डायपोल का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है हमारा डायपोल का डायरेक्शन। तो ये हो गया डायपोल का डायरेक्शन, एरो बना दिया, हो गया डायपोल का डायरेक्शन। और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। दिख रहा है दोनों आपको? इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो अगर थीटा है। तो कहता है कि व्हेन ए डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज जीरो, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि अगर किसी भी डायपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर जो नेट फोर्स लगता है वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्यूई फोर्स लग रहा है आगे और सेम क्यूई फोर्स लग रहा है पीछे, दोनों दूसरे क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल आउट। But as equal and opposite force act with a separation in the line of action, they produce a couple. couple जिसको आप टॉर्क भी कहते हैं। क्या करेगा, ये चीज तो भले आगे पीछे मूव नहीं कर सकता है लेकिन अपने P पॉइंट के बाद जहां पर एंगल थीटा बन रहा है उस पॉइंट के बाद हो सकता है कि वो रोटेट कर जाए, ठीक है। तो बात आपको समझ आ रही है? यहां पर ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो क्या कहता है, रोटेट करने को क्या कहता है, यानी कोई चीजें अगर रोटेट कर रही है तो रोटेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, फोर्स या टॉर्क। तो रोटेट करने के चाहिए होता है हमें टॉर्क, ठीक है। तो द टॉर्क ड्यू टू दिस कपल कैन बी गिवन एज, है ना। तो इस टॉर्क को आप क्या कैसे कह सकते हो, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल हो जाएगा फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो क्यू हो गया। और अगर देखा जाए जैसे देखो कि यहां पर ये हो गया आपका फोर्स, कोई एक फोर्स ले लो क्यू ई, ठीक। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी डिस्टेंस है।
और एंगल कितना है, ये एंगल है यहाँ पर थीटा बन रहा है। ठीक, तो इस फोर्स का अगर आप निकालना चाहो कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करो। तो ये तो हो गया इसका डिस्टेंस। हम कैसा निकालते हैं, टॉर्क निकालने का चाहिए हमें फोर्स इनटू, है ना, फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स, मतलब हमें चाहिए होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है। तो ये अगर डी है तो डी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया डीई साइन थीटा। तो आप इस फोर्स को क्या लिख सकते हैं, यानी जो फोर्स लग रहा है ये हो गया क्यूई फोर्स, यानी क्यूई का फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है, ये हो गया आपका क्यूई फोर्स का डायरेक्शन, और ये हो गया उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूई इंटू डी साइन थीटा, यहां से बन जाता है टॉर्क का फॉर्मूला क्यूई डी साइन थीटा। फिर मैंने बताया था कि आपको डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू होता है क्यू इंटू डी। क्यू टू डी क्या होता है उनके बीच का, ये होता है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला। तो हमने क्या किया, यहां से क्यू और डी को क्या लिख लिया, पी, तो ये बन जाएगा पीई साइन थीटा, या इसको आप ऐसे कह सकते हो, इसको आप सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हो। बात समझ गई, यानी इसे लिख सकते हैं, आप कैसे लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, आर हो जाएगा डी डिस्टेंस क्रॉस क्यू ई, इसको आप लिख सकते हो क्यू डी क्रॉस ई, और क्यू डी को आपने क्या लिख लिया, हमने यहाँ पर जो क्यू डी लिखा है इस क्यू डी को हमने लिख लिया पी। ठीक है, पी हो जाएगा क्या हमारा डायपोल मोमेंट, तो हो जाता है पी क्रॉस ई। तो टॉर्क का फॉर्मूला जो हो जाता है वो सिंपली याद रखिएगा आप, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा कि टॉर्क इक्वल टू होता है पी क्रॉस ई, याद रखना पी पहले आता है ई बाद में आता है, तो पी क्रॉस ई, और इसको आप लिख सकते हो पीई साइन थीटा। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पीई साइन थीटा का आप हमेशा यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं कुछ इसके स्पेशल केस के बारे में। कुछ स्पेशल केस कैसे हैं, तो ये इसका कुछ स्पेशल केस है। ठीक है, ये केस आपको हमेशा याद होने चाहिए। जैसे हमें पता है टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। ठीक, तो हम देखते हैं पहला केस नंबर 1। ठीक है, अगर थीटा 0 हो जाए, तो अगर थीटा 0 हो जाए तो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री कितनी होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो टॉर्क पीई इंटू 0 हो जाएगा, तो टॉर्क कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यानी इसमें अगर दोनों के बीच एंगल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच अगर एंगल 0 है तो उसमें कितना होता है नेट टॉर्क, नेट टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाती है, और इस स्टेट को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, है ना। इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन जिसमें उस पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट में, ना वो आगे पीछे मूव कर सकता है ना ही वो रोटेट कर सकता है, इसे क्या बोलते हैं हम, इस स्टेट को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। सेकंड आता है कि अगर इन दोनों के बीच एंगल थीटा 180 डिग्री हो जाए, तो साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है, तो यहाँ भी टॉर्क कितना हो जाएगा 0, और यहाँ भी रेस्ट में है, लेकिन इस स्टेट को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक, और थर्ड केस हम पढ़ते हैं, ये हो गया हमारा सेकंड केस, और बात करते हैं लास्ट में थर्ड केस। थर्ड केस होता है जब इन दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओनली पीई। ठीक है, और इसमें उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगता है, तो मैक्सिमम टॉर्क कभी कितना लगेगा, पीई लगता है मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां पर है जो कि याद होने चाहिए। ठीक, अब कुछ बात करते हैं कुछ केस के बारे में, जैसे अगर आपसे टॉर्क में पूछा जाए, जैसे पहला हमसे पूछा गया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो, ठीक है, कुछ याद रखना, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो, ठीक है, तो नेट फोर्स तो डायपोल पर हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये हम बात करने के लिए किसके लिए बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डायपोल के लिए। ठीक है, अगर कोई डायपोल रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस केस में नेट फोर्स 0 होता है, टॉर्क में और मे नॉट भी 0। ठीक है, टॉर्क 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। ठीक, और अगर यही रहा अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपसे एग्जाम में अगर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी डायपोल को रखते हैं तो नेट फोर्स उस समय 0 नहीं होता है। ठीक, और टॉर्क भी 0 नहीं होता है। ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, या फिर कह सकते हो कि इस केस में भी आप कह सकते हो कि टॉर्क में और मे नॉट भी 0, है ना। इस केस में भी टॉर्क हो भी सकता है और टॉर्क नहीं भी सकता है, तो टॉर्क में और मे नॉट भी 0। ठीक है, कुछ ये हमेशा जरूरी नहीं है कि टॉर्क 0 हो जाए, टॉर्क 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बात समझ आ गई यहां पर।
तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 होता है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 नहीं होता है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले थोड़ा सा इस चीजों को आप नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में भी अच्छे से। ठीक है, तो जब भी लेक्चर देख रहे हो तो कम से कम पेन पेपर लेके बैठा करो और चीजों को नोट डाउन करते रहो वीडियो को पॉज करके। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो क्या था, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, वो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और ये होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए सरफेस इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन, है ना। यानी किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी सरफेस से, ये मान लो एक सरफेस हो गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि इस सरफेस से क्रॉस करने वाली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फील्ड लाइंस होंगी, उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। यानी एक यूनिट सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो फाई क्या होता है, फाई होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, है ना। तो ये ई डॉट डीएस आपको क्या डिनोट करता है, ई डॉट डीएस आपको ये डिनोट करता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर सरफेस मान लो छोटे सरफेस का अगर एरिया डीएस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिनोट करोगे, ई डॉट डीएस, है ना। और ये बीच में सर्कल क्यों बनाते हैं, इंटीग्रेशन बना के सर्कल क्यों बनाते हैं, ये बनाता है सर्कल बनाता है, यानी ये क्लोज सरफेस की बात कर रहा है ना। यानी सरफेस हमेशा क्लोज होना चाहिए, सरफेस कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद रहेगा ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू यूनिट एरिया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो the flux linked with any surface is proportional to the number of field lines crossing any area at right angles, है ना। तो मैंने क्या क्या फ्लक्स क्या आता है, तो फ्लक्स किसी भी एरिया क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी एरिया एट राइट एंगल्स, है ना। तो कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं उस एरिया को, और कैसे, उस सरफेस के नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से डिनोट कर सकते हो, इस फाई को लिख सकते हो, फाई इक्वल टू लिख सकते हो आप चाहो तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ कैसा प्रोडक्ट है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, तो ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, कुछ बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी ही याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, वो होता है वोल्ट मीटर, या फिर इसको बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। तो ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। थर्ड आता है इंपॉर्टेंट, जो होता है आपका डायमेंशन। ये डायमेंशन वाले क्वेश्चन तो आपको नीट तक पूछे जाते हैं, जो लोग नीट का प्रिपरेशन करेंगे उन तक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखिएगा ML3 T-3 A-1 होता है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात करते हैं, हम नेक्स्ट आते हैं जिसका नाम है गॉस थ्योरम, है ना। तो गॉस साइंटिस्ट उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेकर कुछ और ही बातें की थी। पहले तो गॉस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आया था वो क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू यूनिट एरिया को हमने बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन गॉस जो आए थे, गॉस ने कहा था कि अगर ये फील्ड लाइंस आ रही हैं तो फील्ड लाइंस कहां से आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से बनती है, किसी चार्ज से निकलती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलती है, अगर आपने मेरा पिछले लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किसी चार्ज से निकलती है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस चार्ज से अवे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव चार्ज हुआ तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस। तो गॉस ने कहा था कि द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस, है ना, यानी जो टोटल फ्लक्स जो फाई किसी क्लोज सरफेस पे क्रॉस करता है, यानी पूरे उस क्लोज सरफेस से जितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है वो क्या होता है, वो 1/ε0 टाइम्स, यानी ये इतना गुना होता है टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, या इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, समझते क्या, यानी ये ई डॉट डीएस होता है जो कि हमारा फ्लक्स था, फ्लक्स ई डॉट डीएस वो किसी इक्वल होता है क्यू इनक्लोज्ड बाय ε0। जैसे कह रहा है कि मान लो अगर ये एक सरफेस है, ठीक, इसके अंदर चार्ज रखा है क्यू। ठीक है, तो देखो क्यू चार्ज मान लो Q1 भी है Q2 भी है ना। तो कह रहा है कि इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा हम उसी को ही सिर्फ कंसीडर करेंगे। ठीक है, किसको कंसीडर करेंगे, यहाँ Q1 Q2 दो चार्ज है, लेकिन इस सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज आ रहा है, ओनली Q1। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होना चाहिए, जो फ्लक्स होगा वो ओनली होगा Q1/ε0। तो यहाँ जो वर्ड लिखा होता है Q इनक्लोज्ड, है ना, ये जो मैं लिखा है Q इनक्लोज्ड का मतलब है कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है ना। बाहर वाले चार्ज को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं। और ये जो सरफेस बनाते हैं हम, है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसी सरफेस को हम बोलते हैं
गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो पॉइंट याद है क्या, गॉसियन सरफेस किसे कहते हैं, तो किसी चार्ज को इंक्लोज करने वाली सरफेस को बोलते हैं हम गॉसियन सरफेस। और ये होता है हमारा गॉस थ्योरम, है ना, कि ई डॉट डी एस लाइन सरफेस इंटीग्रल ऑफ, यानी ये क्लोज बनाता है तो क्लोज को हम कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम सरफेस इंटीग्रल। ठीक याद आएगा, तो ई डॉट डी एस इक्वल टू होता है क्यू इनफ्लुएंस बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू कौन सा चार्ज होगा, जो चार्ज उस सरफेस के अंदर है, बाहर वाले चार्ज को कभी भी नहीं लिखते हैं। लेकिन थोड़ा सा पॉइंट याद रखो, थोड़ा अगर आप जो नीट और जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो याद रखना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इज ड्यू टू ऑल चार्जेज, है ना। ऑल चार्जेज कहने का मतलब है कि जो चार्ज अंदर है और जो चार्ज बाहर है, उन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे हम यहां लिखते हैं, है ना। ई की क्या होता है, ई होता है दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड चार्ज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो यहां जो ई लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज के कारण होता है ना। जो चार्ज अंदर है और जो चार्ज बाहर है, दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। लेकिन जब जो क्यू इंक्लोज लिखते हैं, उसमें सिर्फ हम उस सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लोज है बस उसी को लिखते हैं। बात समझ आ गई। तो बात करते हैं कुछ गॉस थ्योरम के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉसियन सरफेस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ, है ना। तो गॉस लॉ का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो याद रखना। तो कहता है फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप, है ना। तो गॉसियन जो मैं सरफेस बनाया हूं वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी जो फ्लक्स क्रॉस करेगा वो गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है ना, कि उसका शेप कैसा है। ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगल होगा तो कम फ्लक्स कम होगा, सर्कल है तो ज्यादा फ्लक्स होगा, ऐसा किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, यानी वो शेप पे डिपेंड नहीं करता है। फ्लक्स, ये गॉसियन फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, यानी फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, है ना, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट, है ना। तो किस पे डिपेंड करता है, इसे डिपेंड करता है कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है। ठीक, और एक पॉइंट भी बात है कि मैंने बताओ ये चार्ज कहां रखोगे इस Q1 को, क्या Q1 को कहीं भी रखने पर भी सेम फ्लक्स आएगा या डिफरेंट आएगा, नहीं। तो ये कभी भी बात डिपेंड नहीं करता है कि ये चार्ज इस सरफेस के अंदर कहां रखा हुआ है ना, चार्ज कहीं भी हो, क्योंकि हम जो फॉर्मूला लिखते हैं होता है Q इनक्लोज्ड, ये नहीं बताता है कि उस सरफेस के अंदर चार्ज कहां रखा हुआ है ना। तो चार्ज कहीं भी रखा हो सकता है। तो क्या कहता है कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, है ना, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट, मतलब चार्ज कहां रखा है इस बात से वो इंडिपेंडेंट होता है, वो फ्री होता है। यानी आप चार्ज कहीं भी रखोगे, गॉसियन अगर वो सरफेस के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सबका सेम होगा। और फोर्थ पॉइंट जो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट गॉसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल चार्ज प्रेजेंट, मतलब इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं आप, ई जो लिखते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में, वो ई क्या होता है, वो ई, ये वाला जो ई है, ये ई ड्यू टू ऑल चार्जेस, है ना, जो अंदर और जो बाहर चार्ज है, दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गॉस थ्योरम को, जो आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसका स्टेटमेंट, और इससे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाती है, तो इसमें आपको कोई भी 2-3 प्रॉपर्टीज आप इसमें लिख सकते हो। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो पहला क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड और होलो कनेक्टिंग स्फीयर और सेल, है ना। तो आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है सेल के बारे में, कि अगर एक स्फेरिकल सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अंदर और बाहर। तो जैसे मान लो ये मेरे पास एक क्या हो गया, यहां पर एक मेरे पास हो गया है, एक क्या है, एक मेरे पास यहां पर, ठीक है, मान लो मेरे पास एक स्फीयर है जो मैंने येलो कलर से बना रहा हूं, ये क्या मेरे पास एक चार्ज स्फेरिकल सेल है। सेल मतलब क्या है कि अंदर पूरा खोखला है, अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। ठीक, ये हो गया मेरा खोखला स्फीयर। तो सबसे पॉइंट कहता है कि फॉर आउटसाइड पॉइंट, है ना, यानी हम सबसे पहले बात करते हैं आउटसाइड पॉइंट, पहले बात कि मान लो अगर फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, कि मान लो पहला पॉइंट मेरा अगर यहां पर है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यूजिंग गॉस थ्योरम हम क्या जानते हैं, गॉस थ्योरम जानते हैं, E डॉट ds इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें ds मतलब ये हमें सरफेस चाहिए और इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है ये भी चाहिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस स्फीयर हमें जिस पॉइंट पर निकालना है ना, तो मान लो अगर हमें क्या करना है, हमें पॉइंट कहां पर निकालना, 1 पे। तो क्या करते हैं, इस 1 पॉइंट को हम कहां लिखते हैं, हम लिखते हैं जहां पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर पॉइंट रख के क्या करते हैं, ये पॉइंट 1 हो गया। हम इस पॉइंट 1 पर चाहते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो इस पॉइंट पे रखते हुए एक गॉसियन सरफेस में ड्रॉ कर दिया डॉटेड लाइन से। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है गॉसियन सरफेस। अब बताओ इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है। तो ये जो चार्ज स्फेरिकल सेल था उस पर चार्ज कितना है, उस पर चार्ज जो है वो क्यू चार्ज है पूरा, किस पर, इस गॉसियन सरफेस पे ना, इस स्फेरिकल सेल पे। और इस स्फेरिकल सेल किसके अंदर आ गया, पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस के अंदर। तो मैंने भी क्या बताया था कि गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जो इंक्लोज होता है उसे क्या बोलते हैं हम, क्यू इंक्लोज्ड बोलते हैं। और डीएस क्या होता है, डीएस होता है उस गॉसियन सरफेस का एरिया। तो कहते हैं एट एवरी पॉइंट गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू इज पैरेलल टू डीएस, यानी सरफेस के पैरेलल होता है। कैसे, देखो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हमेशा चार्ज से अवे, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। सरफेस का जो डायरेक्शन होता है, याद रखना कि सरफेस भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा सरफेस के नॉर्मल, मतलब इस टाइप से परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर यानी रेडियल डायरेक्शन में। तो देखोगे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ई डॉट डीएस को क्या लिखोगे आप, ई डीएस को मैंने बताया को लिख सकते हो ई डीएस कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना हो जाएगा 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ओनली ई डीएस। ठीक, तो और यहां से क्या सकते हो, यहां से लिख सकते हो कि ई डॉट डीएस है ना, ई डॉट डीएस क्या हो जाएगा, क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएस बताओ इस पूरे सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा। अगर जिस वन पॉइंट का हमने बात कहा था वो वन पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर स्मॉल आर है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख लिया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया उस गॉसियन सरफेस का, क्योंकि गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल सरफेस है। और एक किसके हो जाएगा क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जो स्फीयर है उस पे चार्ज कितना है क्यू। तो ईपी है ना, जो पॉइंट मैंने 1 लिखा इसको मान लो हमने कहा ईपी पॉइंट है ना, पी पॉइंट। तो इस ईपी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो इस 4 पाई को 4 पाई आर स्क्वायर जब ले आओ राइट में, नीचे क्या हो जाएगा ईपी इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल कितना होता है, वो डिपेंड करता है ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आउटसाइड द सरफेस। तो मैं कहां बात किया, आउटसाइड पे। सेकंड बात करते हैं एट द पॉइंट ऑन द सरफेस। अगर हम सरफेस की बात करें तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। तो सेकंड पॉइंट हम क्या चूज करें, सेकंड पॉइंट हम चूज करने वाले हम वो जहां चूज करने वाले हैं जस्ट सरफेस पे। यानी अब जो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो कहां बनाएंगे, जस्ट इस सरफेस के थोड़ा ऊपर बनाएंगे ना, ध्यान रखना थोड़ा सा हम इसको बनाएंगे ऊपर, थोड़ा बाहर बनाएंगे, अंदर बन जाने थोड़ा सा बाहर बनाते हैं इसको ऐसे बाहर, ठीक है। तो जस्ट लाइक कि जो हमारा आर की वैल्यू है वो अब किसके इक्वल हो गया है, ये आर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो गई है। तो फिर से वही यूज करेंगे हम फॉर्मूला, क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा जो आर हो गया वो क्या बन गया अब स्मॉल आर बन गया। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा सरफेस पे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। और क्या होती है, इसे ही हम बोलते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही होता है। यानी किसी भी सब चार्ज स्फेरिकल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, उसके सरफेस पे होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। लास्ट में बात करते हैं फॉर ए पॉइंट इनसाइड द सेल, यानी अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां करना चाहते हैं, किसी अंदर वाले पॉइंट पे। ठीक, तो मान लो हमने अंदर में कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को चूज किया हमने पी, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं पी, लिखते हैं पॉइंट को। ठीक, अब इस पी पॉइंट को लेकर क्या बनाओ, एक गॉसियन सरफेस बनाओ ना, जिस पॉइंट पे चूज करोगे उस पॉइंट को लेकर एक गॉसियन सरफेस बनाना। ठीक है, इसका भी रेडियस हमने मान लिया, ये डिस्टेंस मान लो स्मॉल आर है। तो यूजिंग गॉस हम क्या लिखेंगे, ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ कि ये चार्ज में स्फीयर कहां था, ये जो सेल था एक खोखला स्फीयर है ना, बॉल के जैसा। बॉल में चार्ज कहां है, उसके सरफेस पे है। तो अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, ठीक है, अंदर तो कोई चार्ज है नहीं। तो हम जो गॉसियन सरफेस कहां बना है वो अंदर बना है। तो अंदर में क्या कोई चार्ज इंक्लोज हो रहा है, नहीं, क्योंकि चार्ज कहां है, सारा का सारा चार्ज तो बाहर है, इस यहाँ का चार्ज तो इस बाहर वाले पॉइंट पर है। तो अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज इंक्लोज कितना हुआ गॉसियन सरफेस के अंदर, कुछ भी नहीं, है ना, क्योंकि ये जो हमारा गॉसियन सरफेस बना है इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं, चार्ज तो यहाँ है ही नहीं, चारों सब बाहर है ना। चार्ज कहां पर है, सारे सात चार्ज तो यहाँ पर बैठे, ये मैं रेड कलर से बना, चार्ज तो बाहर आ गया। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज है नहीं, चार्ज नहीं है तो क्यू इनफ्लुएंस कितना हो गया, जीरो, है ना। तो यहां से क्यू इनफ्लुएंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है ना। तो क्यू जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। तो याद रखना है, सारा एक्सप्रेशन याद रखना है आपको कि बाहर कितना होता है, अंदर सब सरफेस पे कितना होता है और इनसाइड पॉइंट पर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसका इंपॉर्टेंट आप ग्राफ में याद रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर कैसे डिपेंड करता है। तो जब तक ये सरफेस के अंदर रहेगा, यानी एक स्मॉल आर इज लेस देन आर, इसका मतलब क्या होता है कि पॉइंट कहाँ है, इनसाइड द स्फीयर है, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। जैसे सरफेस पे पहुंचोगे, जब आर की वैल्यू आर की इक्वल हो जाएगी तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। और ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है, ई की वैल्यू होती है, वो होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, जो कैपिटल आर है आपका उस स्फेरिकल सेल का रेडियस। उसके बाद जैसे बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करता है, कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से घटना शुरू हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एक तो बात, तो जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी शायद इस बार 2019 या 18 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, नीट में। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पर्पस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राफ बनाना था इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू ए हॉलो स्फेरिकल सेल के लिए। ये आपका हो गया एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एक सेकंड आता है जिसमें पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना। यानी अब जो यहाँ पे जो चार्ज है वो कैसा है, किसी स्फीयर के पे नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड, वो कैसा है, एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब एक ले लो वायर, और इस वायर पे मान लो बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है, टोटल चार्ज Q, है ना। और ये चार्ज कैसा है, लाइन। ये जो लाइन है, ये जो वायर है वो कैसा है, इनफाइनाइट है, यानी इसका कोई लेंथ फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक। तो मैंने आपको पढ़ाया होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, याद है किसी को, लेक्चर देखना, मैंने पढ़ाया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ जो वायर है वो इनफाइनाइट है। क्या कहता है, इस लाइन चार्ज के सिमेट्रिकल हम एक सरफेस बनाते हैं, है ना। तो इस लाइन चार्ज के सिमेट्रिकल सरफेस क्या बनेगा, वो एक सिलेंडर बनेगा, कुछ इस टाइप से दिख रहा है, एक सिलेंडर बना हुआ है बाहर, ठीक। हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है 2-3 पॉइंट्स पर, ठीक है, देखते हैं। तो क्या, लेट ए वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ बी यूनिफॉर्मली चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो मैंने बताया था कि यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा क्या होता था, आपको पता होगा, Q बाई एल, ठीक है। Q बाई एल को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्या, P इज द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, है ना। तो P एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेट अस ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ L कोएक्सियल विद द वायर, है ना। तो हमने क्या किया, एक गॉसियन, एक सिलिंड्रिकल सरफेस ऐसे ड्रॉ किया, जो मैं कर रहा हूँ रेड कलर से, है ना। ये क्या किया हमने, एक गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ किया है, जो कि इस क्या, जो कि सिमेट्रिकल है इस लाइन चार्ज की। यानी इस लाइन चार्ज क्या होगा, वो लाइन, इस जो लाइन चार्ज है वो इस सिलेंडर के सेंटर पे आ जाएगा एकदम, ठीक। हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो बहुत सारे पॉइंट फाइंड करने, इस पॉइंट पे भी फाइंड आउट करना है, ठीक। एक ऊपर भी पॉइंट लिखा है ना, ऊपर और नीचे। हम हर जगह चलते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेट सपोज अभी हमने जो स्मॉल पार्ट लिया है इस सिलेंडर का, उसका लेंथ कितना है, L है, और ये जो रेडियस है इस वायर से इस गॉसियन सरफेस तक का रेडियस वो स्मॉल r है। तो क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम। हमें क्या पता है, गॉस थ्योरम से हमें पता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर हो रहा है, तो देखो बहुत सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। एक तो हो गया आपका अपर सरफेस पे, है ना, अपर सरफेस कौन हो जाएगा, देखो अच्छे से, ये ऊपर वाला सरफेस, ठीक। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लोअर सरफेस, है ना। तो नीचे वाले के चलते बात कर लेते हैं हम, इसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। और थर्ड आता है कर्व सरफेस, क्योंकि देखो एक सिलेंडर के कितने फेस होते हैं, 3, ऊपर, नीचे और एक कर्व सरफेस। तो ये हो गया कर्व सरफेस वाला, जिसको हम इसे दिखा रहे हैं यहाँ पर, इस पॉइंट P को दिखा रहे हैं। अब देखो ऊपर वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, और सरफेस का डायरेक्शन कैसा हो गया, ऊपर, क्योंकि सरफेस कैसा है यहाँ पे जो सरफेस है कुछ इस टाइप का सरफेस है। तो मैंने कहा था कि सरफेस का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। तो ऊपर में सरफेस का डायरेक्शन कहाँ है, वो ऊपर की ओर है, दिख रहा है ऊपर की ओर, ठीक। नीचे सरफेस का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की ओर होगा। और जो कर्व सरफेस होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे। ये हो गया सरफेस का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा चार्ज के परपेंडिकुलर और हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर कंडीशन में क्या है, वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड है। यानी ऊपर में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है, बीच में देखो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है, वो किधर है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है ना। और नीचे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से जा रहा है, टुवर्ड्स राइट ही जा रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ जाएगी, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, राइट डायरेक्शन में। ऐसा लेफ्ट में भी होगा, है ना, हर डायरेक्शन में होगा, ऊपर नीचे छोड़ के, ठीक। तो अब देखोगे थोड़ा ऊपर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस का डायरेक्शन कितना है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, वहां पर एंगल बन जा रहा है 90 डिग्री, दिख रहा है एंगल बन रहा है 90 डिग्री। नीचे देखोगे तो नीचे भी लोअर सरफेस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के जो एंगल कितना है 90 डिग्री। और जो आप देखोगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कर्व सरफेस पे, और जो
सरफेस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री नहीं 0 डिग्री है, यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में। तो देखोगे यहाँ जो अपर सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस परपेंडिकुलर है, ठीक। तो इस प्रकार से अपर सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली लोअर सरफेस भी परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो लोअर सरफेस के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। यानी दो चीज के चलते तो 0 आ गया, फर्स्ट और अपर और लोअर सरफेस के चलते। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किसके चलते आएगा, सिर्फ ओनली किसके चलते, कर्व सरफेस के चलते। अब बताओ कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, वो याद रखना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई RL। क्या होता है, 2 पाई RL होता है आपका कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस का यानी सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया 2 पाई RL। तो E इंटू 2 पाई L इक्वल टू हो जाएगा Q बाई इंक्लोज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, Q हो गया इस पूरे इनफिनाइट लाइन पे जो वायर है उस पे वो चार्ज है Q, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस क्या था, एक दूसरे के पैरेलल था, ठीक है। दिख रहा है दोनों पैरेलल, दोनों देखो जब दोनों कुछ सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वहां पर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो कहता है कि चार्ज इंक्लोज इन द गॉसियन सरफेस Q इक्वल टू लैम्डा L। तो मैंने कहा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, वो लैम्डा है। तो L लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, लैम्डा इंटू L, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज हो गया टोटल, Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L। तो सारे इस वैल्यू को हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू हो जाएगा Q के जगह हमने किस Q की जगह में क्या पुट कर दिया, लैम्डा L। लैम्डा पुट करोगे तो यहाँ से L का L टर्म कैंसिल आउट होगा, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा और 2 पाई R आ जाएगा इधर आप डिनोमिनेटर में, तो बन जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको आप कह सकते हो 2 के लैम्डा अपॉन R। क्यों, क्योंकि K को मैंने बताया था कि K को आप हम जल्दी बहुत जगह हम क्या यूज करते हैं, K इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बहुत फॉर्मूला है, इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। बात समझ आ गई। और अब बचता है आज का हमारा लास्ट टॉपिक जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, है ना। इनफाइनाइट प्लेन शीट क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास एक कार्डबोर्ड है ना, पतला सा, सिंपल समझ लो आपके पास एक पेज है ना, पेज का कोई थिकनेस नहीं होता है। अब कह रहा है इस थिकनेस पे क्या है, चार्ज क्या है, दोनों साइड है, आगे पीछे दोनों साइड। जैसे मान लो ये हो गया एक सीट है ना, सीट है तो इसका एरिया है, ठीक, एरिया है। तो मैंने कुछ बताया था कि वहां पर जब एरिया होता है तो उस पर कैसा चार्ज होता है, उसे हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया को हमने बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको मैंने डिनोट किया था सिग्मा से। देख लेना पीछे वीडियो को अच्छे से, लेक्चर नंबर 2 को देख लेना, मैंने वहां बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम डिनोट करते थे सिग्मा से, और वो क्या होता था, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये क्या हो गया, एक इनफाइनाइट सीट हो गया जिसके आगे पीछे क्या है, दोनों साइड चार्ज है। तो मैंने कहा था कि चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ऐसे पीछे भी चार्ज होगा सीट के एक और डायरेक्शन होगा, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक। बात समझ आ गई यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और जो सरफेस का डायरेक्शन भी क्या होता है, सरफेस का डायरेक्शन भी हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में, यानी ये हो गया हमारा सरफेस का भी, ये भी डायरेक्शन हो गया हमारा सरफेस का। तो देखोगे यहाँ पर E और N दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, जो मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है, ठीक। तो कहता है कि लेट ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P क्लोज टू द सरफेस। तो कह रहा है हमें एक P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मान लो वो P पॉइंट कहां पर है, वो P पॉइंट मान लो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना। तो वी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस हैविंग एरिया S, है ना। तो हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ किया है, तो देखो ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस, है ना। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये सिलेंडर टाइप से, है ना। ये क्या है, ये एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है। ये क्या है, एक आपका गॉसियन सरफेस है, ठीक। तो कहता है चार्ज इंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा इनटू S। अगर इसका एरिया स्मॉल s है ना, इसका जो एरिया अगर स्मॉल कितना है, अगर इस s है तो इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इनटू S। क्योंकि सिग्मा क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो पॉइंट एरिया पे चार्ज सिग्मा है तो S एरिया पे चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इनटू S। सिंस प्लेन के बाद टू सरफेस है ना, एक आगे दिख रहा होगा एक पीछे, है ना। एक पेज में कितने कितने फेस होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे फेस होता है, तो दो फेस हो गए। तो कहता है यूजिंग गॉस लॉ हमें जानते हैं E डॉट ds इक्वल टू क्या होता है, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमें पता है कि E डॉट ds इक्वल टू क्या होता है, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। आप किसका, ये होता है आपका गॉसियन सरफेस का, ठीक।
तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दो सरफेस है और दोनों सरफेस में देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, फ्रंट में भी देखोगे तो ई डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का डायरेक्शन एन का डायरेक्शन सेम है, पीछे देखोगे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो दोनों के चलते आएगा। ठीक है, तो ई डॉट डी एस हम क्या लिखेंगे, दोनों के चलते लिखेंगे। तो ई डी एस, ई इंटीग्रल ऑफ डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा, टोटल चार्ज कितना था, सिग्मा एस, ये था चार्ज इंक्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर, तो इसको लिख लेना सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2e सिग्मा, लिखेंगे 2e इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा s बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये ds क्या है, ds है एरिया, तो मैंने एरिया क्या लिया था, एरिया हमने लिया था s। तो इस पूरा जो पूरा इंटीग्रेट करोगे इस ds को, तो एरिया कितना आ जाएगा, वो एरिया भी आ जाएगा हमारा s। तो क्या लिखोगे, 2es इक्वल टू सिग्मा s बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, s से s का टर्म कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, सिग्मा इक्वल टू यानी ई इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा, यहां से देखो क्या कैंसिल होगा आपका, एस से एस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, सिग्मा इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, है ना, किसी पॉइंट पी पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये बात पे डिपेंड नहीं करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कितनी दूर कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, है ना, तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। ये इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता है कि उसका एरिया कितना है ना। तो किसी भी इनफाइनाइट हीट होगा तो उसकी कितने भी डिस्टेंस पे चले जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फिक्स रहता है। यानी ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। कब, जब इनफाइनाइट प्लेन शीट होगा तब। तो बात समझ आ गई, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो ये था हमारा आज लास्ट हमारा कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे कुछ एमसीक्यू करेंगे और कुछ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर वीडियो का अच्छा लगा हो तो जरूर से एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि जो भी वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन में पता चलते रहे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, चाहे आप तो हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को, तो भी आपको लाइक और शेयर जरूर करना है। खासकर उनके लिए जो इस बार कहीं ट्यूशन नहीं कर पा रहे हो, उनके लिए ये पूरा फिजिक्स का लेक्चर है, डिटेल लेक्चर है, झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। तो जो दोनों का जो कॉमन सिलेबस है, जो डिटेल न्यू सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा वीडियो हमने बनाया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।